Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay safe बेटे। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 जो था अपना वो फिनिश कर दिया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। उसमें मैंने सब चीज़ बताई थी एग्रीकल्चर के बारे में आपको और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। आज हमारा लेसन नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है, द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आप देख लीजिए लेसन का नाम ही क्या है, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सारी चीजें सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़नी ही पड़ेगी। पिछले लेसन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने पढ़ा था, अब इंडस्ट्री से। तो पहला ही टॉपिक आ रहा है आपका इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंपोर्टेंस यानी कि महत्व। इंडस्ट्री के क्या महत्व है भारतीय इंडस्ट्रीज, ठीक है। भारत को, इंडिया को क्या महत्व है, क्या लाभ है इंडस्ट्रीज के। सबसे पहले देखिए एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ। एपिक सेंटर यानी मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु बेटे, ठीक है, केंद्र बिंदु। तो आप सबको पता है जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, वो किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसका एपिक सेंटर माना जाता है, केंद्र बिंदु होता है। बिना इंडस्ट्रीज के कोई देश डेवलप होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक एक देश कभी डेवलप नहीं हो सकता। तो ये बेटे एपिक सेंटर इकोनॉमिक ग्रोथ का कैसे, देखिए एज जीडीपी राइजेस देयर इज अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती है जिसके कारण जीडीपी बढ़ता है बेटे, तो जीडीपी बढ़ने से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है दो टाइप के होते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये आता है। सेकंड होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन आती है। तो पहला पॉइंट है बेटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दैट विल बी डेवलप, वो डेवलप हो जाता है बेटे जीडीपी के बढ़ने से। सेकंड देखिए जो इंडस्ट्रीज है दे स्टार्ट रिप्लेसिंग द एग्रीकल्चर फॉर द इंजन ऑफ ग्रोथ। तो जैसे इंडस्ट्री स्टार्ट होनी शुरू होते किसी देश में, उसमें एग्रीकल्चर जो होते बेटे उसे रिप्लेस करके जो इंडस्ट्रीज होती है वो इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाता है। इंडस्ट्री से पहले एग्रीकल्चर ग्रोथ रहता है आपका इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है, यानी कि आपकी जीडीपी को चलाने का काम एग्रीकल्चर करती है। लेकिन जैसे इंडस्ट्रीज आते हैं बेटे तो एग्रीकल्चर को रिप्लेस करके ये इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ गुड्स। जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो अलग अलग विभिन्न तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करती है, जिसमें कैपिटल गुड्स, ठीक है, मशीन गुड्स आते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी आते हैं, जो वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस प्रोवाइड कर देते हैं। और थर्ड पॉइंट है बेटा इसमें कि द राइज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स कॉन्सिक्वेंट अपॉन ए राइज इन इनकम इज ऑलवेज वेरी स्लो। तो जब एग्रीकल्चर में इंक्रीज आता है बेटे तो इनकम में इंक्रीज आता है बट वेरी स्लो, वेरी मोडेस्ट, बहुत कम रेट से। एग्रीकल्चर में से बेटे इनकम बहुत कम रेट से इंक्रीज होती है, सबको पता है। लेकिन जैसे इंडस्ट्रीज का विकास होता है तो इनकम कितनी तेजी से बढ़ती है ये आपको पता है। इंडस्ट्रीज आपको कितनी जल्दी से, कितनी तेजी से गुड्स मैन्युफैक्चर करके देते बेटे, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रीज होते हैं उससे इनकम में काफी तेजी आती है। और फोर्थ है बेटे इंडस्ट्री रिप्लेसेस एग्रीकल्चर एज एन एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ। और जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर को रिप्लेस करके एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ बन जाती है। तो पहली इंपॉर्टेंस यही है आपकी एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियां होती है वो एपिक सेंटर होती है बेटे, क्योंकि स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आता है बेटे, ठीक है। एग्रीकल्चर को रिप्लेस करके ये एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ बन जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री से इनकम में बड़ी तेजी से इंक्रीज होता है बेटे, इसीलिए एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ है। सेकंड देखिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेटे। तो इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। आपको पता है जो इंडियन एग्रीकल्चर है बेटे उस पर बहुत ज्यादा लोग लगे हुए होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इंडस्ट्रीज के आने से जो एग्रीकल्चर पर लेबर का जो प्रेशर बढ़ा हुआ होता है वो प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। 5 लोगों की जरूरत है, 15 लगे हुए बेटे, वो 10 बेवकूफ यूं ही लगे हुए हैं, उनसे कुछ इंक्रीज नहीं होने वाला, बट फिर भी लगे हुए हैं अपने आप को रोजगार दिखाने के लिए। लेकिन जब इंडस्ट्रीज फैलते बेटे तो जो वो एग्रीकल्चर होता है वो एक्सेस लेबर को शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है वो लेबर को रिलीज कर देती है फॉर द इंडस्ट्रीज के लिए। तो जब भी इंडस्ट्रीज बढ़ते बेटे तो एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं, जो एक्सेस लेबर लगे हुए होते हैं, उन्हें काम मिलता है इंडस्ट्रीज के अंदर, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो आपको बताया हुआ है कि इंडस्ट्री
इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। दिस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। हमारी एग्रीकल्चर हमेशा ओवरबर्डन रहती है, बहुत ज्यादा लोग वहां लगे होते हैं बेटे। तो इंडस्ट्री आने से जो एग्रीकल्चर है वो लेबर की सप्लाई को रिलीज कर देती है बेटे। इनफैक्ट विद ए राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फार्मिंग सेक्टर हैज रिलीज ए लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स बेटे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी हो गई बेटे, तो हमें एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत है ही नहीं, तो बहुत सारे लेबर को क्या कर देते हैं, हम रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, इट कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड ओनली इन ऑक्यूपेशन आउटसाइड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उन लोगों को बेटे हमें अब काम देने की आवश्यकता पड़ती है। उन लोगों को काम कौन देती है, इंडस्ट्रीज देती है। तो इंडस्ट्री आपको सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर देती है, एग्रीकल्चर की एक्सेस लेबर को काम प्रोवाइड करा के देती है। आगे देखिए, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग यानी खेती बेटे, खेती, और मैकेनाइज्ड यानी कि मशीन। तो बेटे एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड होने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में मशीनों का यूज होना बेटे, और वो मशीनें कौन बनाती है, इंडस्ट्रीज बनाती है। तो इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग सेक्टर। एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड बनाने में, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, ये सारी मशीनों का निर्माण करती है बेटे। इंडस्ट्री इन सब का निर्माण करती है। तो एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड बनाने में कौन बड़ा रोल प्ले कर रही है, इंडस्ट्रीज बड़ा रोल प्ले कर रही है बेटे। आपको बताया हुआ है कि इंडस्ट्री प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मर, यानी फार्मिंग का, खेती का मशीनीकरण करने में इंडस्ट्री ने बड़ा रोल प्ले किया है बेटे। ठीक है, यूज ऑफ मशीन जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जो फार्मिंग सेक्टर में यूज होते हैं बेटे। ठीक है, ये इंडस्ट्री के कारण ही आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कारण ही इनका उदय होता है बेटे। मॉडर्नाइजेशन हैज कॉज्ड एन एक्सपोनेंशियल राइज इन फार्मिंग प्रोडक्टिविटी। बेटे जब ट्रैक्टर का यूज करोगे, हार्वेस्टर का यूज करोगे, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होता है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, साल में आप एक की बजाय 2 या 3 बार खेती कर सकते हो। सो ड्यू टू अ मैकेनाइजेशन इन फार्मिंग दैट इंडिया हैज सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो बेटे मशीनीकरण के कारण ही भारत इतना फूड जनरेट कर पाता है कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड टाइम पर कर पाता है। अगर बेटे इंडस्ट्रीज नहीं होगी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर नहीं होंगे, तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी हासिल करना एक चैलेंजिंग टास्क बन जाएगा, और फिर हो सकता है हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड कराने में दिक्कतें आए और इंपोर्ट की जरूरत हमें पड़ जाए। नेक्स्ट है बेटे इम्पार्ट डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशीलता। एग्रीकल्चर में आप जब तक बिजी रहोगे तब तक आप अपनी ग्रोथ को गति नहीं प्रोवाइड करा पाओगे, तेजी नहीं प्रोवाइड करा पाओगे। बट जैसे ही आपका फोकस इंडस्ट्रीज पर शिफ्ट होगा बेटे, जैसे आपका फोकस एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज पर शिफ्ट होगा, आप अपने देश को गति, ठीक है, जो गति चाहिए होती है ग्रोथ को, वो गति आप प्रोवाइड करा कर दे दोगे। और वो गति कौन प्रोवाइड करा कर देगी, इंडस्ट्रीज बेटे। एक देश को डेवलप बनने के लिए इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा पुट करना पड़ता है। बिना इंडस्ट्रीज के कोई भी देश डेवलप नहीं हो सकता बेटे। ठीक है, इंडिया में भी आज देखिए इंडस्ट्रीज का सेक्टर लगभग 20% ही है। जो आज के टाइम भी हमारी जीडीपी आती है उसमें इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 19 या 20 के आसपास ही है। ठीक है, जबकि चाइना में 45% है। ठीक है, तो चाइना भी 45% जीडीपी इंडस्ट्रीज देती है बेटे, इसीलिए वो एक डेवलप नेशन है। ठीक है, तो यही वह कारण है कि भारत आज भी एक पिछड़ा हुआ देश माना जाता है बेटे। तो इन्होंने कहा है भाई जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो अपने देश को गतिशीलता प्रोवाइड कराकर देती है। कैसे देखिए, बिकॉज इन द अब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। इंडस्ट्री नहीं होगी तो केवल एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो कमर्शियलाइज आउटलुक होगा नहीं। जो खेती करेंगे लोग केवल अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बचाने के लिए करेंगे, कमर्शियलाइज यानी कि बेचने के लिए नहीं करेंगे बेटे। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज के कारण लोगों का कमर्शियलाइजेशन लुक आता है और फिर वो मार्केट के लिए खेती करते हैं, जिससे इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ होती है और देश को गति भी मिलती है। सेकेंड बेटे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जो मानव की लाइफ है बेटे, मानव का जो जीवन है उसमें नए नए मानकीकरण जोड़ दिए, नई डायमेंशंस जोड़ दिए हैं, विभिन्न भिन्न दशाएं जोड़ दी है बेटे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। इट हैज जनरेटेड अ वेव, वेव मतलब होता है लहर, और कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना बेटे। हमारा जो भारतीय संविधान है उसने कंज्यूमर को बेटे कई सारे राइट प्रोवाइड किए हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू कंप्लेन बेटे, बहुत सारे राइट प्रोवाइड किए हुए हैं। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है उपभोक्ता के इन अधिकारों की रक्षा करना बेटे।
ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बेटे होता क्या है, बेसिकली ह्यूमन लाइफ में नई नई टेंडेंसीज, नए नए डायमेंशन ऐड होते हैं। इससे बेटे कंज्यूमरिज्म फैलता है, यानी ह्यूमन राइट्स को बचाने की कोशिश की जाती है बेटे। ठीक है, तो इस तरह से जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे देश को गतिशीलता प्रोवाइड कराकर देती है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता बेटे, सभ्यता। अब देखिए एक इंडस्ट्रीज में विभिन्न भिन्न कास्ट के लोग, विभिन्न विभिन्न कंट्री के लोग बेटे, मेल फीमेल यानी रेसिज्म, तो इनके आधार पर बेटे सब लोग काम करते हैं। अलग अलग कास्ट के हो गए, अलग अलग ठीक है जेंडर के हो गए बेटे, अलग अलग रीजन्स के हो गए भाई, कोई हरियाणवी, कोई तमिलनाडु, कोई राजस्थान बेटे। तो जो डिस्पैरिटी होती है लोगों के बीच उसे खत्म करती है इंडस्ट्रीज बेटे। ठीक है, उसे खत्म कर देती है। जो पहले के समय जो डिफरेंशिएशन होता था लोगों के बीच, जो बेटे डिस्पैरिटीज की जाती थी, भाई ये एससी कास्ट का है तो हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, भाई मैं ब्राह्मण हूं तो मैं दूसरे लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। ठीक है, तो ये जो डिस्पैरिटीज होती थी पहले के समय में उसे इंडस्ट्रीज ने खत्म कर दिया। अब इंडस्ट्रीज में एक एससी और ब्राह्मण की कास्ट दोनों एक साथ बैठकर काम करते हैं बेटे, उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। इसे कहते हैं सभ्यता, सिविलाइजेशन। लोगों के बीच डिफरेंस करना बेटे भगवान ने नहीं सिखाया, हम लोगों ने ही ये चीज बनाई है। लेकिन इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है बेटे जो कुछ नहीं देखती, ना किसी की कास्ट, ना किसी का कलर, कोई काला है या गोरा है। ठीक है, कुछ नहीं देखती इंडस्ट्री बेटे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। कहने का मतलब है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बेटे वो देश के अंदर सभ्यता लेकर आता है। सभ्यता, लोग सभ्य जब होते हैं बेटे जब वो मैच्योरिटी लेवल उनका ग्रो हो जाता है और वो लोगों के बीच जो डिफरेंस होते हैं, जो विभिन्नताएं होती हैं, उन्हें देखना बंद कर देते हैं। वो समझते हैं भाई सब लोग समान हैं, एवरीवन इज इक्वल। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये काम करते हैं बेटे। तो बताया हुआ है को कि अर्बनाइजेशन हैज लीड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। ठीक है, शहरों का बसना बेटे, जंगलों को काट के शहरों का बसाना बेटे, खेतों को काट कर वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, शहरों को बसाना। तो अर्बनाइजेशन से बेटे सिविलाइजेशन आता है। पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो लोग होते बेटे वो अपने जीवन को लेके काफी कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, काफी जागरूक हो जाते हैं। दे वर्क हार्ड टू अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन स्किल। वो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन और स्किल के पीछे भागते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी, अब आ गया वही पॉइंट, कल्चर यानी जो कल्चरली सांस्कृतिक रूप से जो एक दूसरे से विभिन्न होते हैं बेटे, दे आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। इंडस्ट्रीज में वो सारे एक दूसरे के नजदीक आते हैं। एक जैनी हो गया, एक ईसाई हो गया, एक मुस्लिम हो गया, एक हिंदू हो गया, सारे आपस में मिलकर काम करते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमी आर मर्जिंग इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। तो सारा का सारे देशों का वैश्वीकरण हो जाता है बेटे, ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से सभ्यता आती है बेटे, सब लोग आपस में मिलकर काम करते हैं और ये जो लोग के बीच डिफरेंस होता है उसे भूलकर सब लोग केवल एक ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो कि होता है मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करना, वही उसकी तरफ ही वो भागते बेटे। आगे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। तो जहां भी इंडस्ट्रीज लगते बेटे, आप पिछड़े से पिछड़े इलाके में इंडस्ट्री लगा दो, एक बार वहां इंडस्ट्रीज लग गई बेटे तो उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप ग्रो हो जाएगा। आपकी बावल का एग्जांपल ले लीजिए, इट्स अ विलेज ओनली, ये गांव ही था। यहां जब इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई बेटे तो कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, रोड बनने शुरू हो गई, बैंक्स वहां आने शुरू हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां वहां आनी शुरू हो गई, स्कूल्स कॉलेजेस वहां खुलने शुरू हो गए बेटे, पूरी पूरी लाइट देनी शुरू कर दी गवर्नमेंट ने। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन पर फोकस होने लग गया बेटे। तो कहने का मतलब है जहां भी इंडस्ट्रीज लग जाते बेटे वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाता है बेटे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ढांचा आपका विकसित होना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। आपको बुक में बताया भी हुआ है बेटे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होते बेटे। ठीक है, इससे बेटे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में काफी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़नी शुरू हो जाते बेटे, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सर्विस पावर, ये सारी आनी शुरू हो जाते बेटे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्रोथ है बेटे दोनों एक दूसरे से लिंक होती है। ग्रोथ से बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। और लास्ट है पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज साइन क्यू ऑफ ग्रोथ। इस साइन क्यू का मतलब होता है बेटे कंपल्सरी, जरूरी। तो कहने का मतलब है भाई ग्रोथ के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना जरूरी है। इसको मार्क कर लेना बेटे, जो लास्ट पॉइंट है साइन क्यू, साइन क्यू के नीचे हेडलिंग करके वहां लिख लेना कंपल्सरी, जरूरी।
ठीक है। तो अगर आपको ग्रोथ करने बेटे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो सकती। सो ग्रोथ प्रोसेस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है बेटे। एग्रीकल्चर के बेस पर आप देश को नहीं ग्रो कर सकते, नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर से केवल देश 2 टाइम का खाना खा सकता है, ग्रोथ नहीं कर सकता बेटे। ग्रोथ करनी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये बेटे साइन क्यों है कंपल्सरी एक दूसरे के लिए, implying that the growth occur as and when industrial spread, यानी कि जब इंडस्ट्रियल स्प्रेड होता है, इंडस्ट्री का फैलाव होता है, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, ठीक है। इट इज अ फैक्ट दैट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टुडे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बेटे। जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, जापान, रशिया, ठीक है, अमेरिका, यूके, इन सब में इंडस्ट्रीज का बेटे ज्यादा महत्व है। इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है बेटे। इन फैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इमर्ज एज इनएविटेबल रूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो बेटे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ पर आपको चलना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना ही पड़ेगा। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किए आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो बेटे ये थी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेटे। सबसे पहले तो यहाँ स्टेट की मीनिंग देख लीजिए। स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से है बेटे, ठीक है। फिलहाल यहाँ स्टेट का मतलब किससे, गवर्नमेंट से है। तो कौन से फैक्टर हैं जो ये बताते हैं या दर्शाते हैं कि भाई गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आना कंपलसरी हो गया था। नेसेसिटेटिंग यानी जरूरी या कंपलसरी बेटे। तो क्यों प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, क्यों गवर्नमेंट का आना बेटे कंपलसरी हो गया डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने की भाई क्यों गवर्नमेंट को खुद आना पड़ा, क्यों हमने प्राइवेट सेक्टर को बेटे महत्व नहीं दिया, ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको पहले टॉपिक समझना बेटे कि हमें पढ़ना क्या है, फिर आपको बताना है कि क्यों गवर्नमेंट को डेवलपमेंट में आना जरूरी हो गया। पहला देखिए लैक ऑफ कैपिटल बेटे। देखिए उस समय इंडिया बेटे इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। और स्वतंत्र होने के बाद जो भारत था एक बहुत पिछड़ा हुआ देश बन चुका था। अंग्रेजों ने लूट लिया था, भारत को बर्बाद कर दिया था बेटे। तो हुआ क्या उस समय पर, ठीक है, जो लोग थे उसके पास कैपिटल थी ही नहीं बेटे, नो कैपिटल, उनके पास कोई कैपिटल थी ही नहीं। तो इसीलिए बेटे लैक ऑफ कैपिटल उनके पास थी। तो गवर्नमेंट को खुद बेटे, गवर्नमेंट को जो एक बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, भारत को एक पिछड़े राज्य से बेटे डेवलप राज्य करने के लिए दे नीड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ी बेटे, ठीक है। और लोगों के पास पैसा था ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहां से करते। केवल 2 ही बिग बिजनेस हाउसेस थे उस समय बेटे, टाटा और बिरलास, ठीक है। टाटा और बिरलास 2 ही केवल बिग हाउसेस थे, लेकिन उनके पास भी इतना पैसा नहीं था बेटे कि वो लार्ज इंडस्ट्री सेटअप कर सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट को बेटे खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन में आना पड़ा, खुद इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ी, प्राइवेट सेक्टर को एक सेकेंडरी रोल देना पड़ा और खुद आकर बेटे, ठीक है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी पड़ी, खुद इंडस्ट्रियां लगानी पड़ी बेटे। सो अकॉर्डिंगली इट बिकम असेंशियल बेटे, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस हाउसेस की कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो बेटे बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सके। तो गवर्नमेंट को मजबूर होकर, ठीक है, खुद स्वयं इंडस्ट्रियलाइजेशन में आना पड़ा, एंट्री करनी पड़ी बेटे। तो ये था लैक ऑफ कैपिटल। तो लोगों के पास कैपिटल थी नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट को खुद आना पड़ा। आगे देखिए लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा देना बेटे, ठीक है, प्रेरणा देना। तो क्योंकि बिकॉज जो साइज ऑफ मार्केट था भारत का, साइज ऑफ मार्केट था, ठीक है, वो काफी लो था बेटे, काफी छोटा था। तो मार्केट का साइज बहुत छोटा है, मार्केट का साइज छोटा है यानी डिमांड बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है बेटे। तो जो प्रोड्यूसर्स की इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट होती है कि भाई इन्वेस्टमेंट करने की जो प्रेरणा होती है वो हर्ट हो जाती है, उसे धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का साइज बहुत छोटा है, कौन खरीदेगा आपका प्रोडक्ट बेटे, हु विल बाय योर प्रोडक्ट। मार्केट का साइज ही नहीं है, लोगों के पास इनकम ही नहीं है बेटे। तो लोगों के पास इनकम ही नहीं है, इनकम नहीं है तो वो खरीदेंगे कैसे, खरीदेंगे नहीं तो बेटे जो प्रोड्यूसर की इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट होती है, जो प्रेरणा होती है इन्वेस्ट करने की, उसे धक्का लगता है और जो प्रोड्यूसर है बेटे वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको हम एक प्रोसेस से समझेंगे। सबसे पहले बेटे देखिए लोगों के पास थी लो इनकम, क्योंकि अंग्रेजों ने सब कुछ लूट लिया था, तो लोगों के पास लो इनकम थी बेटे। लो इनकम के कारण क्या था, लो डिमांड था, लो डिमांड। लो डिमांड के कारण बेटे जो साइज ऑफ मार्केट था वो काफी छोटा था, साइज ऑफ मार्केट इज लो बेटे। साइज ऑफ मार्केट लो था तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट इज हार्ड, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज हार्ड, ठीक है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट करने की प्रेरणा होती है उसे धक्का लगता है बेटे। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट अगर हर्ट होता है बेटे, ठीक है, तो लो अगेन आप इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहे बेटे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो लो इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी।
इन्वेस्टमेंट आपने की ही नहीं बेटे तो आपकी अगेन इनकम विल आल्सो लो। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हो कि इन्वेस्टमेंट और इनकम में सीधा रिलेशन होता है बेटे। हाई इन्वेस्टमेंट मींस हाई इनकम, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही लो है तो अगेन इनकम लो। तो आपको देखना है हमने लो इनकम से बेटे ये प्रोसेस स्टार्ट किया और लो इनकम पर ये प्रोसेस खत्म हो गया, तो बेटे जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर ही खत्म हो गया। तो इसे अब हम कहेंगे अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस यानी बेकार, सर्कल यानी गोलधारा, और पॉवर्टी यानी गरीबी। यानी भारत बेटे एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में गिरफ्तार हो चुका था। उसे बेटे उस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकालने के लिए गवर्नमेंट को ही क्या करनी पड़ी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, क्योंकि प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट को हर्ट हुआ, धक्का लगा, क्योंकि साइज ऑफ मार्केट बहुत छोटा था बेटे। लास्ट पॉइंट है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सबको पता है प्राइवेट सेक्टर जब कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका उद्देश्य केवल एक होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो केवल अपने प्रॉफिट के पीछे भागते हैं बेटे, ठीक है। वो कभी उनका उद्देश्य सोशल वेलफेयर नहीं करना होता बेटे। तो गवर्नमेंट ने अपना उद्देश्य निर्धारित किया था कि हमें ग्रोथ तो करनी ही है, साथ ही साथ लोगों के साथ न्याय भी करना है, सोशल जस्टिस भी करना है। यानी कि ग्रोथ के साथ साथ हमें गरीब लोगों की भी सहायता करनी है बेटे। अमीर लोग तो अपने आप कर लेंगे, वो तो अच्छी इनकम कमाते हैं, बट गरीब लोगों की तरफ कौन देखेगा बेटे। प्राइवेट लोगों को अगर हमने सौंप दिया सब कुछ तो वो तो केवल अमीर लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। गरीब लोगों का फिर डेप्रिवेशन होगा, हनन होगा, उनका शोषण होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बेटे सोशल जस्टिस लाने के लिए, सामाजिक न्याय करने के लिए, ठीक है, लोगों के साथ सामाजिक न्याय करने के लिए क्या किया, खुद इंडस्ट्रीज में कदम रखा, खुद बेटे इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया, खुद कैपिटल लगाई और सारे काम खुद किए, ताकि बेटे सोशल जस्टिस भी हो सके, लोगों के साथ न्याय भी हो सके। गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती थी भाई कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ, धन, ठीक है, धन केवल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला जाए, गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं चाहती थी। अगर प्राइवेट सेक्टर को हम अलाउ कर देते बेटे, ठीक है, कि भाई आप इंडस्ट्रीज लगाइए, तो इससे होता क्या कि सारा का सारा धन उनके हाथ में चला जाता बेटे, और फिर वो शोषण बहुत ज्यादा करते। तो इसलिए गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती थी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो, इसीलिए उन्होंने बेटे ग्रोथ एंड इंडस्ट्रीज में खुद को इंपॉर्टेंट माना और प्राइवेट सेक्टर को एक सेकेंडरी रोल प्रोवाइड किया। तो ये सारे फैक्टर थे जो आपको बताते हैं क्यों गवर्नमेंट ने खुद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया और प्राइवेट सेक्टर को दूर रखा बेटे। थैंक यू वेरी मच।